नमस्कार दोस्तों। इस क्लास में मैं आपको एक शानदार टॉपिक समास को डिस्कस कराऊंगा। समास को समझाऊंगा। मैं पढ़ा नहीं रहा क्योंकि मैं कुछ पढ़ा नहीं सकता इन 8 से 10 दिनों में, लेकिन हाँ, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर कर सकता हूँ। अगर आपके डाउट क्लियर हो गए तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। अगर आपने अगर आपने ये क्लास अच्छे से देख ली ना, तो आपको समाज से लेकर जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे डाउट इसी क्लास में क्लियर हो जाएंगे, ठीक। यूपी कांस्टेबल की बात करें तो 2 से 3 प्रश्न तो आने ही आने हैं। 2 से 3 प्रश्न आने का मतलब है कि समाज से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे, और 6 नंबर अगर आपके गलत हो गए तो आप लाखों बच्चों से पीछे रह जाएंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आपके अंदर कोई भी डाउट हो, उस डाउट की वजह से आपके प्रश्न गलत हों, ठीक, समझे। तो ये समाज अगर आपने किताबों से पढ़ा है तो अच्छा पढ़ा है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको किताबों में ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, समास समास की शब्द संरचना क्या होती है। समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द होता है सम, दूसरा होता है आस। सम का अर्थ होता है पास, और आस का मतलब होता है बैठना। यानी हम कह सकते हैं कि 2 शब्दों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। इसमें 2 शब्द आ रहे हैं, 2 शब्द आ रहे हैं, 2 पद भी आ सकते हैं। आपने संधि पढ़ी होगी तो संधि में आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पर हम वर्णों का मेल होता है, अक्षरों का यानी वर्णों का मेल होता है, लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है, ठीक। समास के शाब्दिक अर्थ की बात करें, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, यानी बड़ी बातों को छोटा कर देना, ठीक है, संक्षिप्त कर देना। समास की परिभाषा ये तो मैंने शॉर्ट ट्रिक में लिखा है आपको समझाने के लिए, लेकिन इसकी परिभाषा मैं आपको बोलकर बताता हूँ। देखो, 2 पदों या 2 शब्दों के मध्य जो प्रयुक्त विभक्तियाँ योजक चिन्ह होते हैं, उन्हें हटाकर उन्हें पास पास लिखना ही समास कहलाता है। बस इतना याद रख लेना। जैसे एक शब्दांश और शब्द से मिलकर भी समास बनता है। जैसे शब्दांश हो गया प्रत्यय। शब्दांश क्या होते हैं? अव्यय या प्रत्यय। अव्यय अव्यय उपसर्ग या प्रत्यय, ठीक है। शब्दांश क्या होते हैं? या तो उपसर्ग होगा या प्रत्यय होगा। तो यहाँ इसमें उपसर्ग है, क्या? प्रत्यय। प्रत्यय और दिन क्या है? एक शब्द। इस शब्दांश और एक शब्द को मिलाकर भी प्रतिदिन, यहाँ पे समास बन जाएगा प्रतिदिन। कौन सा समास बन जाएगा? वो अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास। जैसे जन्म जन्म एक शब्द है, और क्या है? एक शब्दांश। शब्दांश मतलब उपसर्ग। इनसे मिलकर भी एक शब्द बनेगा जन्म यानी अव्ययी भाव समास। 2 शब्द भी समास बनाते हैं। जैसे एक शब्द जैसे एक शब्द माता, योजक चिन्ह पिता, माता पिता। दिन, ये भी समास है। कौन सा समास है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे एक पद मिलकर भी समास बनता है। जैसे चिड़ियाघर, विद्यालय, इसमें भी समास है। दो से अधिक पदों से, 2 से अधिक जो पद होते हैं उनका योग भी समास कहलाता है। जैसे तन मन धन, इसमें कौन सा समास है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेरा यकीन मानिए, आपको शुरुआत में ये ऐसा लगेगा कि क्या पढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन भरोसा रखिए, अगर आप मुझे अपना कीमती समय निकाल कर दे रहे हैं तो ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में और इतने शानदार तरीके से पढ़ा दूँ कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समास के भेद जानेंगे। समास के भेद होते हैं 6। जनरली तौर पर समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 4 भेद भी दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं वो मैं आपको अब बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करें अव्ययी भाव समास की। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला, पूर्व या प्रथम, इनका मतलब एक ही है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। जो भी इसमें चेंज लाता है वो पहला पद लाता है, ठीक। द्वंद्व समास में हमारे दोनों पद प्रधान होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब हम एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करें कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास में हमारा पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय और द्विगु में दूसरा पद प्रधान होता है। नेक्स्ट बात करें तत्पुरुष समास की। जो तत्पुरुष समास होता है इसका भी दूसरा पद प्रधान होता है। आगे बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसमें अन्य पद की या तीसरे पद की प्रधानता होती है। वो तीसरा पद, जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी रावण। हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। अब मैंने आपको बताया 6 भेद, ये 4 कैसे होते हैं उसको समझो। ये जो तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास का दूसरा पद है वो प्रधान होता है इसमें,
और यहाँ पर कर्मधारय और द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है। जो कर्मधारय समास और द्विगु समास होते हैं ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत ही आते हैं। वो कैसे आते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं ना। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के अंदर ही कर्मधारय और द्विगु समास आते हैं, तो वो कैसे आते हैं वो मैं आपको इसमें डिस्कस कराऊंगा। तत्पुरुष समास के भी हमारे दो भेद होते हैं, जिसमें एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है, एक व्याधिकरण तत्पुरुष समास होता है। समानाधिकरण तत्पुरुष समास ऐसा समास जहाँ समान आधार हो जिसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास। कर्मधारय तत्पुरुष समास और द्विगु तत्पुरुष समास मैंने आपको बताया पीछे बताया है कि दोनों में द्वितीय पद यानी दूसरा पद प्रदान होता है, तो वो हम यहीं से इसके अंतर्गत ही रख लेते हैं। इन दोनों को तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही रख लेते हैं। इसलिए हमारे तत्पुरुष के कितने भेद हो जाते हैं, समास के कितने भेद हो जाते हैं? 4 भेद, है ना। लेकिन हिंदी में समास के कितने भेद है ना, वो है 6 भेद। अब हम बात करें व्याधिकरण तत्पुरुष समास की। व्याधिकरण तत्पुरुष समास मतलब यहाँ पर जो समास होते हैं उनका आधार अलग अलग होता है। और तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं व्याधिकरण तत्पुरुष समास के, तो इसके भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। जनरली आपसे इन्हीं में से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो एक होता है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान, चौथा अपादान, पांचवा संबंध और होता है छठवां अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक। अब तत्पुरुष समास के कुछ उपभेद भी होते हैं, तो वो उन उपभेद के बारे में हम जानेंगे। तत्पुरुष समास की उपभेद। तत्पुरुष समास के 4 उपभेद होते हैं। एक तो नन तत्पुरुष समास होता है, दूसरा प्रादि तत्पुरुष समास या गति तत्पुरुष समास भी कह देते हैं। एक इसमें या तो लुप्त तत्पुरुष समास भी, ठीक है, इसी में होता है। उपपद तत्पुरुष समास भी होता है, अलुप्त तत्पुरुष समास भी होता है। अब चलिए हम एक एक करके इन समास को अच्छे से डिस्कस करते हैं और परीक्षा को अच्छे से फोड़ेंगे। ठीक। पहला समास है हमारा अव्ययीभाव समास। बड़े ध्यान से देखना और बड़े ध्यान से सुनना। मैं जो भी बोलूँ उसे बस ध्यान से सुनना। आपके सारे के सारे डाउट जो भी है ना आपके मन में, वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अव्ययीभाव समास। इस अव्ययीभाव का देखो अगर हम विच्छेद करें तो क्या आएगा? अव्यय और भाव। अव्यय यानी पहला पद क्या होगा? अव्यय होगा। अव्यय, जिसका अव्यय का मतलब क्या है? जिसमें कोई विकार न किया जाए। ठीक है। तो पहचान क्या है इसकी? जिस समासिक पद का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। वो मैंने आपको पहले बताया। पहला पद प्रधान, जिसमें उपसर्ग, निपात या अव्यय में से कोई एक हो, तो उसमें पहले पद की प्रधानता होती है। या तो पहला पद उपसर्ग होगा हमारा, या निपात होगा, या अव्यय होगा। ठीक है। अब देखते हैं हम इनके एग्जाम्पल के साथ ही ये सारे के सारे डाउट क्लियर होते चले जाएंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया कि अव्ययीभाव समास में पहला पद उपसर्ग हो सकता है, निपात हो सकता है और अव्यय हो सकता है। ठीक है। उपसर्ग में बात करें, जैसे आ उपसर्ग में अगर एक शब्द जोड़ें जन्म, तो क्या बनता है? आ जन्म। उपसर्ग और प्रत्यय तो आप जानते हैं ना, उपसर्ग, अव्यय, निपात आप जानते होंगे, तो उनका प्रयोग इसी में होता है। जैसे इसमें प्रति उपसर्ग है, इसमें निरुपसर्ग है, निर्धन, निर प्लस धन, तो क्या बनता है? निर्धन। दुष्धन परिणाम, क्या बनेगा? दुष्परिणाम। ये अव्ययीभाव का समास है। ठीक है। परिधन आवरण, क्या बनेगा? पर्यावरण। इसमें भी अव्ययीभाव समास है। ठीक है। इसकी और बहुत सारी भी कंडीशन है, बड़े ध्यान से देखना, सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, भरोसा रखना। ठीक है। दूसरे टाइप का प्रश्न है, पहला पद होगा निपात, दूसरा शब्द होगा, जैसे यथाशक्ति, यानी यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगर पहचान की बात करें तो इनके जो अगर विच्छेद जो हम यानी का जो करते हैं ना, वो समास विग्रह, जो हम इनका समास विग्रह करते हैं, उनमें आता है के अनुसार। उनमें के अनुसार जरूर आएगा। अगर समझ लो कि समास विग्रह करने पर के अनुसार आ रहा है, तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास है। जैसे तथा योग्यता, योग्यता के अनुसार। ठीक है। इति सिद्धम। ठीक है। भरसक यानी भरसक, भरपूर। अब अव्यय की बात करें, जैसे ऐसे शब्द आपको दे दिए जाएंगे, धीरे के बाद धीरे, इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? धीरे के बाद धीरे। आजकल, आज और कल, आज और कल नहीं करेंगे हम, है ना, आज और कल नहीं करेंगे, वो अलग हो जाएगा। अब तक, यहाँ वहाँ, फिर कभी, ये क्या है? अव्यय हैं हमारे, अव्यय शब्द हैं। इनसे भी हमारे क्या बनता है? अव्ययीभाव समास बनता है। अब नेक्स्ट चलते हैं,
अव्ययीभाव समास की सबसे महत्वपूर्ण नोट पॉइंट ये है, इसे बड़े ध्यान से देखना, कि यदि सामासिक पद पुल्लिंग स्त्रीलिंग ना होकर नपुंसक लिंग का होता है ना, नपुंसक लिंग, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। जैसे आजीवन, इससे किसी स्त्री या पुरुष का कोई पता चल रहा है, नहीं चल रहा। प्रतिदिन से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का पता चल रहा है, नहीं चल रहा। उपवन से चल रहा है, नहीं चल रहा। तो कैसे, नपुंसक लिंग है ये। कौन से हैं, नपुंसक लिंग, ठीक है। आजीवन, प्रतिदिन, उपवन, संस्कार, पराक्रम, इससे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कोई पता ही नहीं चल रहा है, यानी नपुंसक लिंग है ये, ठीक। और तीसरा पॉइंट है इसका, जहाँ अभिकारी शब्दों के साथ योजक चिन्ह लगा हो, अभिकारी या अव्यय शब्दों के साथ योजक चिन्ह लगा हो, वहाँ भी अव्यय समास होता है। अव्यय समास जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अलग अलग, जब तक, ये योजक चिन्ह ये वाला होता है, ठीक है। अव्यय शब्दों के मध्य अगर योजक चिन्ह लगा हो, वहाँ भी क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। इसकी अगली डेफिनेशन है, जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के संग हो। विकारी शब्द आए, विकारी शब्द जिनमें विकार हो जाए, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये बिना योजक चिन्ह के साथ आए तो समझ लेना वहाँ पर अव्ययीभाव समास है। जैसे हाथों हाथ, अगर इस हाथों हाथ को मैं हाथ हाथ कर दूँ, हाथ योजक चिन्ह हाथ कर दूँ, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्दों में अगर योजक चिन्ह लगा देंगे तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे लात और लात, लात लात, बातों बात अव्ययीभाव समास, बात बात द्वंद्व समास, रातों रात अव्ययीभाव समास, रात रात द्वंद्व समास, दिनों दिन अव्ययीभाव समास, दिन दिन द्वंद्व समास, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले समास के ऊपर, ठीक। अब हम जानेंगे कि द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है। एग्जाम्पल, माता पिता। द्वंद्व समास की भी बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है। उनको अच्छे से समझना, अच्छे से ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप बस भरोसा रखिए। आपका मैं समय तो ले रहा हूँ, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपको कोई और क्लास नहीं देखनी पड़ेगी, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। जहाँ दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे माता पिता, और द्वंद्व समास में एक बात याद रखना, योजक चिन्ह आता है। योजक चिन्ह आता है विकारी शब्दों के साथ द्वंद्व समास में, ये वाला योजक चिन्ह। विलोम शब्दों के साथ भी योजक चिन्ह आता है, वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। वो सारी की सारी कंडीशन मैंने लिखी हैं, धीरे धीरे करके सबको आपको समझ में आ जाएगा। जहाँ प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता या प्रतिस्पर्धा का भाव हो, जैसे राम रावण, किरातार्जुन, भीम दुर्योधन, कृष्ण कंस, ठीक है, कर्णार्जुन, भाजपा कांग्रेस, प्रतिस्पर्धा है ना इन दोनों के बीच में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में प्रतिद्वंद्विता है, प्रतियोगिता समझो, ठीक है। सभी विलोम शब्द, जितने भी विलोम शब्द हैं, उन सभी विलोम शब्द में द्वंद्व समास होता है। जैसे लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, माता पिता, दिन रात। अगला पॉइंट है, जहाँ विकारी शब्दों की आवृत्ति या पुनरावृत्ति हो। विकारी शब्द कौन से होते हैं, पहले तो वो समझो। विकारी शब्द वो होते हैं जहाँ लिंग वचन क्रिया के अनुसार, लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारे चारों के चारों क्या हैं, विकारी शब्द हैं। अगर इन विकारी शब्दों को योजक चिन्ह के साथ दोहरा दिया जाए तो वहाँ भी द्वंद्व समास होता है। जैसे लड़का लड़का, लड़का क्या है, सर्वनाम है, दो सर्वनाम योजक चिन्ह के साथ जुड़ गए। मैं, यहाँ भी सर्वनाम है, योजक चिन्ह के साथ जुड़ गए, यानी आवृत्ति हो रही है योजक चिन्ह के साथ। सुंदर सुंदर, पढ़ पढ़, यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्रिया। राम राम क्या है, संज्ञा। तू क्या है, सर्वनाम। हरा हरा क्या है, संज्ञा विशेषण। जा जा क्रिया। तो इनमें भी ये जो विकारी शब्द है, इनकी आवृत्ति हो रही है योजक चिन्ह के साथ, तो इनमें भी क्या है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट बात करें, हम अगले पॉइंट की बात करें, वो है पुनरुक्ति, अर्धावृत्ति वाले जो शब्द होते हैं ना, अर्धावृत्ति वाले शब्द, अर्धावृत्ति वाले या पुनरुक्ति शब्द, जैसे सार्थक और निरर्थक जो शब्द होते हैं, सार्थक निरर्थक, जैसे पानी वानी, पानी वानी, चाय वाय, कपड़ा वपड़ा, धागा बागा, कक्कड़ बक्कड़, रोटी वोटी, भारत आरत, खाना वाना। तो इस प्रकार के शब्दों में भी क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, ठीक। अगला पॉइंट है, जब दो शब्दों के मध्य संबंध प्रकट हो,
जब दो शब्दों के मध्य संबंध प्रकट हो, जैसे माता पिता, राम लक्ष्मण, भाई बहन, पति पत्नी। ठीक। सातवीं कंडीशन है जहाँ समास विग्रह करते समय और च अथवा य या व या का अर्थ आए, जैसे माता और पिता, ये शब्द आ रहे हैं ना। समास विग्रह करते समय कौन कौन से शब्द आ रहे हैं बीच में? और, च अथवा व या। जैसे माता और पिता, माता पिता, राम व श्याम, आतंकवाद अथवा शांति। तो यहाँ भी क्या है? द्वंद्व समास है। चलिए अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है जहाँ दो से अधिक पदों का मेल हो, जैसे रोटी कपड़ा मकान। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? रोटी कपड़ा और मकान। क्या आएगा? रोटी कपड़ा और मकान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके डाउट क्लियर होते जा रहे होंगे। ठीक है, अभी तो ये शुरुआत है, इस वीडियो को पूरा देखना तब आपको मजा आएगा। आन वान शान, आन वान और शान, इसमें भी क्या है? द्वंद्व समास। नवी कंडीशन है इसकी, जैसे 1 से 10 तक तथा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़। यानी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर, पूर्ण संख्या तो आप जानते होंगे ना, मैथ में पढ़ी होंगी। पूर्ण संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में जो शब्दों में लिखी हैं, बाकी सभी इन शब्द यानी पूर्ण संख्या को छोड़कर बाकी जितनी भी सभी संख्याएं हैं और वो संख्याएं शब्दों में लिखी गई हैं, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे 11 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, जैसे 11, 10 और 1 और आ गया ना, और से पहचान कर ली हमने, द्वंद्व समास है। 10 और 5 15, 10 और 5 15 और आ गया। 55 में 50, 5 50 और 5 50 और 5 55। 92 में 90 और 2 90 और 2 92। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अब आइए, अब देखो जो मैंने ये छोड़कर बताई है ना, यहाँ से 11 से 19, 21 से 29, 30, 31 से 39, 41 से 49, ऐसे ये जो शब्दों में लिखी जाएं तो उनमें सभी में द्वंद्व समास होता है। ठीक। अब यहाँ पर नोट पॉइंट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप कभी कन्फ्यूज ना हो जाएं। जैसे अगर मैं लिख दूँ 30 व्यक्ति, तो इन 30 व्यक्ति, 40 कार, 50 पेन, इनमें एक संख्या का पता चल रहा है 50 पेन, तो यहाँ पर है द्विग समास। ऐसे आए ना फुट में, अगर जोड़े में आए, फुट जोड़ा तो समझते होंगे ना आप, फुट में संख्या आए तो समझना वह द्वंद्व समास है, अगर जोड़े में आए तो समझना वह द्विग समास है। यहाँ पर जोड़े में आ रही है ना, 50 जोड़ा 25 जोड़ा बन जाएंगे, लेकिन 41 फुट संख्या है, इसके जोड़े नहीं बन पाएंगे, तो इसमें भी कौन सा है? द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, उन्हें ध्यान से समझो क्योंकि यहाँ पर द्वंद्व समास कंप्लीट हो जाएगा। पहला है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में आता है, जैसे इसमें आता है और शब्द, इसमें आता है या, और इसमें आता है इत्यादि। जैसे शीतोष्ण, शीत और उष्ण, यहाँ पर दोनों शब्दों की प्रधानता है, शीत और उष्ण। माता पिता, माता और पिता, यही अगर मैं ये कहूँ कि माता या पिता, माता या पिता, लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि, माता पिता इत्यादि। चाय बाय इत्यादि, चाय बाय के संग नमकीन भी दी जाती है ना, तो वो इत्यादि के लिए। सांप बिच्छू इत्यादि। तो यहाँ पर हमारा ये द्वंद्व समास कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे द्विग समास के बारे में। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं द्विग समास के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि द्विग समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, और दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें द्विग समास में समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद, ये जो द्विग समास है वो मैंने आपको बताया था आगे, ठीक है, कि द्विग समास से समानाधिकरण तत्पुरुष समास का भेद होता है। द्विग समास का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाची या समूहवाची। ठीक है, अब संख्यावाची शब्द ले लेते हैं हम, ध्यान से देखना। इसमें मैं आपको कुछ अलग टाइप से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बुक से तो हर कोई पढ़ लेता है लेकिन समझ नहीं पाता। जैसे संख्यावाची की बात करें, जैसे एक दंत, एक ईश्वर, एकांत, एक मत, दोपहर, दोपहर, दौराहा, द्विमुखी, द्विगुणी, दुगुनी। ठीक है, त्रिमुनि, त्रिरत्न, त्रिवेणी, त्रिलोकी, त्रिलोक, त्रिभुज, त्रिनेत्र। यहाँ पर जो मैंने ये सर्कल करे है ना,
ये जो सर्कल करे हैं यहाँ पर हमारा एक दंत किसे कहते हैं? भगवान गणेश को। ठीक है, एक दंत किसे कहते हैं? गणेश को। त्रिमुनि, त्रिवेणी, त्रिवेणी यहाँ पर देखो एक दंत में द्विग समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है। अब ये डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। अगर उसने द्विग और बहुव्रीहि दोनों दे दिए ना, तो वहाँ पर हमें इसमें बहुव्रीहि करना पड़ेगा एक दंत में, क्योंकि एक दंत गणेश को भी बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 नदियों का समूह जो कहाँ पर है? इलाहाबाद संगम। ठीक है, त्रिवेणी, अगर त्रिवेणी ऑप्शन पूछे कि त्रिवेणी में कौन सा समास है और ऑप्शन में दे दे आपको द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, तो आपको बहुव्रीहि समास ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, टिक करना पड़ेगा। अगर आपको वो वहाँ पर बहुव्रीहि समास नहीं देता तो वहाँ आप द्विगु समास कर सकते हैं। अगर द्विगु समास भी नहीं दे तो वहाँ पर आप तत्पुरुष समास करेंगे, क्योंकि द्विगु समास तत्पुरुष समास का ही भेद होता है। ठीक है, अब चलिए इसके और एग्जाम्पल समझते हैं। इसके और एग्जाम्पल हैं जैसे चौराहा, चौमासा, चतुर्भुज, चतुर्मुख, चतुरानन, चौपाया, पंचवटी, पंचामृत, पंचांग, पंचगंगा, पंचनाग, षडानन, षडासन, षटकोण, षष्टभुज, सप्तांग, सप्तऋषि, सप्तगंगा, अष्टाध्यायी, अष्टांग, अष्टवक्र, अष्टावक्र, नौलखा, नवरत्न, नवराज, नवरात्र, दशानन, दशात। ये जो मैंने जो सर्किल करे हैं इनमें द्विगु समास और द्वंद्व समास दोनों हैं। लेकिन जब ऑप्शन में अगर आपसे द्वंद्व समास दे हो, द्विगु और बहुव्रीहि, द्विगु और बहुव्रीहि दोनों समास है इसमें, है ना। अब ये हमें डिसाइड करना होगा कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। अगर ऑप्शन में दे रखा है, अगर आपसे पूछे कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है, अगर वहाँ पर बहुव्रीहि समास दिया हो और द्विगु भी दिया हो तो वहाँ पर हमें द्विगु नहीं करना, क्योंकि यहाँ तीसरे व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है। ठीक है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पाणिनि की पुस्तक है। ठीक, तो वहाँ पर हमें बहुव्रीहि समास पर ही टिक करना होगा। और अगर वहाँ पर बहुव्रीहि समास ना हो तो हमें द्विगु करना पड़ेगा। अगर द्विगु भी ना हो तो वहाँ हम तत्पुरुष समास का आंसर देंगे। ठीक है, किसका देंगे? तत्पुरुष समास का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको द्विगु समास भी अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ मैंने ये लिखा है कि जब भी इनमें से ये जो मैंने सर्कल करे इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो वह हम सबसे पहले बहुव्रीहि समास को ही प्राथमिकता देनी होगी, उसके बाद द्विगु को। अगर द्विगु समास भी ना हो तो उसके बाद हम तत्पुरुष समास को प्राथमिकता देंगे। अब चलिए अगले समास पर। द्विगु समास में मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं। पहले तो हमने संख्यावाची की है ना, अब हम समूहवाची के बारे में पढ़ते हैं। समूहवाची शब्दों में कैसे पहचान करते हैं कि द्विगु समास है, कौन सा समास है। जैसे सप्ताह, सप्ताह का हम अगर विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? 7 दिनों का समूह या समाहार। जिस भी समास जो आपसे जिस भी शब्द में समास पूछे उसे आप समास विग्रह करके देखिए, उससे पता चल जाता है आसानी से। जैसे मैंने यहाँ पर सप्ताह का समास विग्रह किया है 7 दिनों का समूह। अगर आपको विग्रह करने पर समूह या समाहार इन दोनों में से कोई भी नजर आता है तो समझ लो कि वहाँ पर द्विगु समास है। जैसे दशक, 10 वर्षों का समूह। शतक, 100 वस्तुओं का समूह। अष्टमी, 8 तिथियों का समूह। समूह आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि वापस समूह यानी द्विगु समास। चवन्नी, 4 आनों का समूह। पंजाब, 5 नदियों का समूह। सहस्त्रभुजा, 1000 भुजाओं का समूह। इस समूह से समझ जाना कि आपको वहाँ पर द्विगु समास ही टिक करना है। जैसे समास विग्रह करने पर समूह या समाहार का प्रयोग होता है कहाँ? द्विगु समास में। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ कर्मधारय समास। देखो कर्मधारय समास क्या होता है, मैंने बताया था आपको। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का भेद होता है। कर्मधारय समास की पहचान कैसे करते हैं? जिस पद का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान हो। जैसे कृष्ण सर्प, सर्प काला है, कृष्ण सर्प, सर्प यहाँ पर दूसरा पद है जो प्रधान है। ठीक है, इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, यानी अन्य नामों से भी कैसे पहचान करते हैं ये हम जानेंगे। कर्मधारय समास को विशेषण विशेष समास भी कहते हैं। ये इसे उपनाम, उपमान या उपमेय समास भी कहते हैं। गुणगुणी समास भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसमें विशेषता बताई जाती है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की, तो समझ जाओ कि वहाँ कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास, एक तो इसमें कार्य होता है, दूसरा करने वाला होता है, धारण करने वाला। जैसे एक कार्य दूसरा कार्य करने वाला हो, जैसे चाय वाला, चाय बेचने वाला, पान वाला, पान बेचने वाला, सब्जी वाला, अखबार वाला, दूध वाला, स्वर्णकार, स्वर्णकार,
कुंभकार, लोहार, चर्मकार, यानी यहाँ पर स्वर्णकार यानी इसकी विशेषता बता रहा है। कुम्हार की कुंभकार, लोहार, चर्मकार यानी कि गुण यानी उनकी विशेषता बता रहा है। तो वहाँ पर गुण, जब भी किसी भी शब्द में गुण या विशेषता बताई जाए तो समझ जाओ कि वहाँ पर कर्मधारय समास है। अब इसके और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे विशेष्य विशेषण समास। देखो इसे विशेष्य विशेषण समास क्यों कहते हैं उसे समझो। पीताम्बर, पीताम्बर ये इस पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्री दोनों समास हैं। ऑप्शन में अगर बहुब्री आए तो सबसे पहले आपको बहुब्री पर टिक करना होगा, उसके बाद कर्मधारय पर। अगर कर्मधारय भी नहीं आए तो उसके बाद हम करेंगे तत्पुरुष समास में, ठीक है, क्योंकि ये तत्पुरुष समास का ही भेद है। महात्मा, महान है जो आत्मा, महात्मा। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। सुंदर स्त्री, सुंदर है जो स्त्री, ठीक है, यानी स्त्री की विशेषता क्या है, सुंदर। कमीना व्यक्ति, गुण बता दिया। मंत्री कैसा है, कमीना मंत्री, मंत्री कैसा, कमीना, यानी उसके गुण बता रहा है, उसके दोष भी बता रहा है, गुण दोष बताए, यानी विशेषता बताए। विशेषता हम गुण दोष बताकर भी बता सकते हैं, ठीक है। औदंड व्यक्ति, भला आदमी, यानी उनके गुण या विशेषता को बता रहा है, वहाँ पर क्या होता है, कर्मधारय समास, ठीक। अब नेक्स्ट विशेष्य विशेषण समास, यानी कर्मधारय समास को हम विशेष्य विशेषण समास भी कहते हैं। वो कैसे, जैसे नरोत्तम, नरों में उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, ठीक है। उपमान उपमेय समास कहते हैं, जैसे चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। चरण कमल, चरण कमल। देहलता, कनकलता। कमल नयन, मृग नयनी, गजगामिनी। इन सब में क्या है, इन सब में कर्मधारय समास है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले समास पर। अब हम जानेंगे बहुब्रीहि समास। बहु का मतलब होता है अन्य, ब्रीहि माने होता है परंपरा, अन्य परंपरा, यानी परंपरा से चला आ रहा, ठीक है। जैसे इसमें अन्य यानी इसमें हमारा जो पद होता है वो तीसरा पद कोई और पद प्रदान होता है, ठीक। इसमें पहला और दूसरा पद गौड़ होते हैं, कोई अन्य पद ही मुख्य होता है इसमें, ठीक है। इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को छोड़कर तीसरा पद प्रमुख होता है, ऐसे समझो। और जब भी देखो किसी नगर को बसाया जाए, किसी शहर को बसाया जाए, तो उसमें हमेशा बहुब्रीहि समास होता है, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। ये मैं नहीं करा, ये इसकी कंडीशन है और इसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अब जैसे अब बहुब्रीहि समास का उदाहरण देखो, जितने भी योगरूढ़ शब्द होते हैं वो सारे के सारे बहुब्रीहि समास के होते हैं, इस बात को याद रखना। जितने भी योगरूढ़ शब्द होते हैं बहुब्रीहि समास के होते हैं। जैसे नीलकंठ, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, त्रिशूलधारी, मृत्युंजय, महादेव, शूलपाणी और बाघंबर। नीलकंठ, नीला है कंठ, ठीक है, किसका नीला कंठ है, महादेव का। चंद्रमौली यानी माथे पर चंद्र है जिनके, कौन के, महादेव। चंद्रशेखर, चंद्र को धारण किए हुए हैं, कौन, महादेव। त्रिशूलधारी, जिनके पास त्रिशूल है, किसके पास है, भगवान शिव के पास। मृत्युंजय, जिन्हें मृत्युंजय कहते हैं, ठीक है, भगवान शिव। गजानन, गजोदर, लंबोदर, एकदंत, विनायक, मूषकवाहन, श्रीदेव, देवश्री, ये किसके पर्यायवाची हैं, गणेश गए। जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुब्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट जैसे शूलपाणी शिव कहते हैं, बीड़ापाणी सरस्वती को कहते हैं, चक्रपाणी विष्णु को कहते हैं, गदापाणी हनुमान है, शंखपाणी कृष्ण है। इस प्रकार के आपको कोई भी शब्द दे दिए जाए और उनका अर्थ कोई अन्य व्यक्ति, अन्य तीसरा हो, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। बहुब्रीहि समास की पहचान करने के लिए इसका समास विग्रह करते हैं, और समास विग्रह कैसे करते हैं वो देखिए। नोट, जहाँ समास विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, जिसके, जिसे या वाला, वाली, वाले इन शब्दों का यूज हो तो समझ जाओ कि वहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आसान शॉर्ट ट्रिक और हो ही नहीं सकती, ठीक है। जैसे दशानन, दस हैं आनंद जिसके, दस हैं आनंद जिसके, जिसका आ गया, जिसका, जिसकी, जिसके, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। दशानन का सीधा संबंध किससे, रावण से, ठीक है। दस मुख वाला, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं दश मुख वाला। दश मुख वाला कौन है, रावण, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि बहुब्रीहि समास क्या होता है। अब चलते हैं हम एक सबसे बड़े समास पर चलते हैं, जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत ही बढ़िया समास है, ठीक है, और तत्पुरुष समास से ही ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के भेद मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसके दो भेद होते हैं, एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास और व्याधिकरण तत्पुरुष समास।
समानाधिकरण तत्पुरुष समास में कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है और द्विगु समास होता है, ये हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है व्याधिकरण तत्पुरुष समास, और इस क्लास में हम इन्हीं तत्पुरुष समास को पढ़ेंगे जो 6 प्रकार के होते हैं ना। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं तत्पुरुष समास इन्हीं से बनते हैं, ठीक है, परीक्षा में। देखो, समास विग्रह करने पर कारक विभक्ति का लोप हो जाए तो तत्पुरुष समास होता है। अब तत्पुरुष समास ये हमारे 6 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं इन्हें ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इनसे ही प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में देखने को मिलते हैं और बच्चों से भी यही गलत होती हैं, क्योंकि उन्हें विभक्ति पता नहीं है, विभक्तियों की पहचान करना उन्हें आता नहीं है, तो समास तो गलत होंगे, आंसर तो गलत करेंगे ही करेंगे। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, इसमें कर्म का होता है कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये आपको याद है, विभक्ति याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो इसमें हो जाएंगी। कर्म तत्पुरुष समास में इसका उदाहरण है ग्रामगत, ग्राम को गया, यानी इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास। कौन सा? द्वितीय तत्पुरुष समास। कर्म को, ठीक है, कर्ण से या के द्वारा। कर्ण तत्पुरुष समास में आपको पहचान करनी होगी कि किस समास में उसका विग्रह करने पर से या के द्वारा आए, तो समझ जाना कि वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास है। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त, तो कौन सा समास हो गया? कर्ण तत्पुरुष समास, यानी तृतीय तत्पुरुष समास भी कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान यानी यहाँ देने का भाव हो, ठीक है। यहाँ पर समास विग्रह करते समय आपको के लिए या को ये शब्द दिख जाए। जैसे गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, क्या? गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। अपादन तत्पुरुष समास, अपादन तत्पुरुष समास से होता है हमें अलगाव का भाव होता है, जहाँ अलगाव महसूस हो, ठीक है। जैसे पाप पतित, पाप से पतित, यहाँ पर पंचमी तत्पुरुष समास है। कौन सा? पंचमी तत्पुरुष समास। नंबर 5 है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में आपको का की के समास विग्रह करने पर का की के ये शब्द दिखाई दे जाए। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ पर का हो गया ना, षष्ठी तत्पुरुष समास भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट है हमारा अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में आपको समास विग्रह करने पर में या पर ये दोनों शब्द दिखेंगे। तो जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह में प्रवेश सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ पर मैं आपको तत्पुरुष समास का कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण दे रहा हूँ, यानी समझा रहा हूँ, जिससे आपको ये तत्पुरुष समास में क्लियर किया जाए। जैसे तुलसी कृत, यानी तुलसी के द्वारा कृत, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास। सूर्य रचित, सूर्य के द्वारा रचित, कौन सा होगा? से द्वारा, के द्वारा, करण तत्पुरुष समास। रोग से ग्रस्त, रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त, कौन सा होगा? कर्ण तत्पुरुष समास। रोग पीड़ित, यानी रोग से पीड़ित, कर्ण तत्पुरुष समास। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। अपादान, यानी रोग से अलग है, अपादान अलग होने का भाव, ठीक है। कन्यादान, कन्या का दान, कन्या का क्या दर्शाता है? संबंध, दान, संबंध तत्पुरुष समास। लोकप्रिय, लोक यानी संसार में प्रिय, संसार में क्या दर्शाता है? यहाँ पर आधार, आधार क्या? संसार में प्रिय, यानी अधिकरण। वनवासी, वन में रहने वाला, अधिकरण, वन में रहने वाला वनवासी। भारतवासी, भारत का, भारतवासी को ये मत कर देना भारत में रहने वाला, न न न न, ये गलत हो जाएगा। भारतवासी यानी भारत का रहने वाला, संबंध तत्पुरुष समास। देशभक्त, देश का भक्त, देश का भक्त, देशभक्त, संबंध तत्पुरुष समास। देशभक्ति, अब देश की भक्ति मत कर देना इसे, तुम कर दो देश का भक्त, देशभक्त, देशभक्त, देश का भक्त, देशभक्ति, देश की भक्ति, नहीं, गलत हो जाएगा। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, तो संप्रदान तत्पुरुष समास। देश निकाला, देश से निकाला, यानी अपादन तत्पुरुष, निकाला यानी अलग कर दिया। भारत भ्रमण, भारत का भ्रमण, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष समास। माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, इसे माल का गोदाम मत करना, ज़्यादातर गलत यही होता है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। माल गोदाम यानी माल के लिए गोदाम, संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है हवन सामग्री, हवन सामग्री, हवन की सामग्री मत कर देना, हवन के लिए सामग्री, संप्रदान तत्पुरुष समास। सिर दर्द, सिर में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष समास। राजधर्म, राजा का धर्म, संबंध तत्पुरुष समास। वाहनारूढ़, वाहन पर आरूढ़, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तत्पुरुष समास भी समझ में आया होगा। अब मैं आपको तत्पुरुष समास के जो मैंने आपको उपभेद बताए थे ना, उनको बारीकी से समझा देता हूँ, क्योंकि उनसे प्रश्न जरूर बनते हैं, ठीक। तो चलिए, मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के 4 उपभेद भी होते हैं, जिसमें नैन तत्पुरुष समास, प्राद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और अलुप्त तत्पुरुष समास। एक लुप्त तत्पुरुष समास भी होता है, लुप्त पद।
नैन तत्पुरुष समास का इसे ध्यान से देखो, यहाँ नन का मतलब होता है नहीं। जैसे उचित को अगर हम करें तो अनुचित, उचित से ही अनुचित बनता है। अनुचित, अब्राह्मण, अनधिकार, अनश्व, अनश्व, अनस्व। ठीक है। प्रादि तत्पुरुष समास में आता है हमारा प्रहार, प्रकार। ये प्र, को, सो, ये हमारे कुछ प्रादि तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है। उपपद तत्पुरुष समास में आता है स्वर्णकार, लौहार, चर्मकार, कुंभकार। मैंने बताया था वहाँ पर कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में बताया था ना, स्वर्णकार, लौहार, चर्मकार, कुंभकार, वो किसके वेद हैं? उपपद तत्पुरुष समास के। ठीक है। अलुक तत्पुरुष समास में युधिष्ठिर, खेचर, नवचर, वाचस्पति और बृहस्पति। ठीक। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम नैन तत्पुरुष समास के बारे में। नन तत्पुरुष समास, इस नन का में अ का लोप होकर न शेष बचता है। अ का उपलोप होकर न शेष बचता है। और न के लिए हम इस ना की जगह पर हम अ और अनुपसर्ग का प्रयोग करते हैं। कब? सामासिक पदों में। किसमें? सामासिक पदों में। तथा समास विग्रह करने पर न का प्रयोग मूल शब्द से पहले होता है। मूल शब्द से पहले होता है न का प्रयोग, समास विग्रह करते हैं। जैसे अब्राह्मण, अब्राह्मण, तो अ की जगह पर करते हैं हम न, और ब्राह्मण की जगह पर ब्राह्मण। अब्राह्मण यानी न ब्राह्मण। अनुचित, न च्युत, न अच्युत, अच्युत उचित। अनुचित का मतलब होता है न उचित। अनुचित का मतलब देखो, यहाँ पर अन आया ना, अन, ये वाला अन, इस अन की जगह पर कर देंगे हम न। अनुचित का मतलब होता है न उचित। अविवेक यानी न विवेक। अज्ञान, न ज्ञान। अकाल, न काल। अनपढ़, न पढ़ा हुआ। अपवित्र, अनपढ़ से होगा न पढ़ा हुआ। अपवित्र का होगा न पवित्र। असत्य का होगा न सत्य। अकारण का होगा न कारण। जब भी आपसे नैन तत्पुरुष समास और अव्ययीभाव तत्पुरुष समास दोनों दे दिए जाएं, तो वहाँ पर हमें नैन तत्पुरुष समास को प्राथमिकता देनी होगी आंसर करते समय। ठीक है। जब भी आपसे, क्योंकि यहाँ पर अव्ययीभाव समास है, अव्ययीभावी समास है, अव्ययीभाव समास भी है यहाँ पर, और नैन तत्पुरुष समास है। लेकिन जब भी ऑप्शन में दोनों दिखाई दी जाए तो सबसे पहले हमें नैन तत्पुरुष समास को ही प्राथमिकता देनी होगी। ठीक। अब चलिए अगले वेद पर। प्रादि तत्पुरुष समास या गति तत्पुरुष समास है, जहाँ मूल शब्द से पहले प्र, को, सो उपसर्ग का प्रयोग हो। इन उपसर्ग का प्रयोग हो जाए मूल शब्द से पहले, तो समझ जाओ कि वहाँ पर प्रादि या गति तत्पुरुष समास है। जैसे प्रवेश, कुकर्म, सुयोग्य, प्रहार, कुशासन, सुशासन। ठीक है। नेक्स्ट है उपपद तत्पुरुष समास, जहाँ समीप वाले पद यानी अर्थात बाद वाले पद का अर्थ ना हो। यहाँ पर इस बाद वाले पद का या कार का, हार का कोई मतलब नहीं है। स्वर्णकार, चर्मकार, लौहार, इनमें मैंने बताया था कर्मधारय समास भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट अगला होता है अलुक तत्पुरुष समास। ये एक ऐसा समास है जहाँ समास विग्रह करने पर विभक्ति या कारक चिन्ह, जिन्हें कारक चिन्ह भी बोलते हैं, आपने पढ़े होंगे, वो प्रकट हो जाते हैं। जैसे युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर। इसे एक ही एग्जाम्पल से समझ लेंगे। अगला आता है लुप्त पद तत्पुरुष समास। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लुप्त पद तत्पुरुष समास कारक चिन्हों के साथ साथ अन्य इसमें हमारे कारक चिन्ह तो छिपते हैं, इसमें अन्य पद भी छिप जाते हैं, यानी उनका लोप हो जाता है, गायब हो जाते हैं। कारक चिन्हों के साथ अन्य पदों का भी लोप या उनका गायब हो जाना ही लुप्त तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे पर्णकुटी, पर्णकुटी यानी पर्ण यानी पत्ते से बनी हुई कुटी, पत्ते से बनी हुई कुटी। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। रेलगाड़ी, रेल यानी पटरी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, आपके हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। ये 30 से 40 मिनट का समय मैंने आपको लिया है, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका अब एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए इसी वीडियो को, और आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और आप अपने एग्जाम में बेस्ट करके आएंगे, इतना मेरा दावा है। थैंक यू।